सर हम लोग के बीच में आ चुके हैं। सर के बीच में मैं अब बीच में बाधा नहीं बनूंगा और आप शुरू करें सर फोन। तो सबसे पहले दृष्टि ग्रुप को मेरा धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप मुझे सुनना चाहते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी क्वेरीज ली जाएं और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं। अगर मैं ही सिर्फ बोलता रहूंगा तो हो सकता है थोड़ा सेशन बोरिंग हो जाए, लेकिन मेरे पास सर ने मुझे अभी ब्रीफ किया है, कुछ क्वेरीज दी हैं आपकी, तो उनको हम लोग एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज भी हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। और बाकी फिलहाल जो मेरे पास है उन क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना खुद का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम चंद्रकांत बगोरिया है, मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से आता हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड से ही रही है। और मैंने 2014 में उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और यूपीएससी में मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। और इसके साथ ही यूपी पीसीएस 2021 में ये मेरा पहला प्रयास था और इसमें मैंने 5th रैंक ऑब्टेन की है। तो ये मेरे बारे में था। और सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। तो जैसा कि सर ने भी मुझे बताया था कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो मैंने मेनली इसी पे फोकस किया है कि यूपीएससी प्रिपरेशन से कैसे यूपी पीसीएस में बेनिफिट ऑब्टेन किया जाए, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। तो मेरा मेन फोकस उस पर था कि कम रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करके इस एग्जाम को क्लियर किया जाए। तो उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना ठीक रहेगा कि नहीं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मेरा ये दूसरा एग्जाम की प्रिपरेशन का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं स्पेशली यूपीएससी पे ही फोकस था। बट ग्रेजुअली जैसे कि यूपीएससी में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है और मेरा मार्जिन से सिलेक्शन रुक जा रहा था, तो मुझे लगा कि एक बैकअप लेकर के भी थोड़ा सा चलना जरूरी है। तो यूपी पीसीएस मैंने लास्ट ईयर ही इस पे फोकस किया। और अगर आप बैकअप पहले से लेके चलें, स्टार्टिंग के जो भी 2-3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप सीनियर एस्पिरेंट हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा बैकअप जरूर अपना लेके चलें। उससे आपको एक तो मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा और उसके साथ साथ आपकी जो इंटरव्यू स्टेज है और दूसरी स्टेजेस है वहां पर भी आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हमें पहले छोटा टारगेट रखना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रेजुअली इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरा आइडिया ये है कि इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आप 8 से 10 अगर आप सीनियर एस्पिरेंट है, मान लीजिए आपने 1-2 साल की प्रिपरेशन करी है, तो उसके बाद जो 8 से 10 महीने की जो प्रिपरेशन होती है वो सफिशिएंट है क्लियर करने के लिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैक्सिमम 2 साल की प्रिपरेशन में आप अच्छे से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसके लिए तैयारी करने के लिए तैयार हो। मतलब आप हार्डवर्क पुट करें। आपको एक 11 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे का सफिशिएंट हार्डवर्क एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पुट करना होगा। अगर आप वो पुट कर लेते हैं तो कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को किसी भी स्टेज में क्लियर कर सकते हैं। जो मेरी लर्निंग है, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो काफी लंबी रही है, ऑलमोस्ट 8.5 ईयर की रही है। तो इसमें मैंने कई चीजें सीखी हैं कि आप इंटरव्यू स्टेज तक ही पहुंच जाते हो, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हो, आप जेनेरिक आंसर लिखते हो या अपने स्टडी आवर्स आपके कांस्टेंट चल रहे हैं, तो अगर वो बढ़ाते नहीं हो तो फिर आपको ऑलमोस्ट वही रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा इन सब चीजों को कुछ एक्स्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप स्टार्टिंग से ही एक पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा सा आप दूसरे एग्जाम्स पे भी फोकस कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। इसके बाद
थोड़ा सा एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मेरे पास काफी क्वेश्चन है, करंट अफेयर, प्रीलिम्स, मेंस, तो इसको एक ऑर्डर में लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक फिक्स तरीके, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपी पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए को टैकल करने के लिए आप जो भी जैसे मेरा इसमें स्ट्रेटेजी रही थी कि मेरे को 4 चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा है करंट अफेयर, और तीसरा जनरल स्टडीज, और चौथा यूपी स्पेशल। 4 चीजों पे फोकस करना है, लेकिन इस ऑर्डर में नहीं फोकस करना है, डिस्प्रपोर्शनेट फोकस करना है। डिस्प्रपोर्शनेट फोकस करना मतलब आपको पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है। पीवाईक्यूज में से ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो स्पेशली उसमें भी साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज, वो उन पे ज्यादा फोकस करना है। और जनरली वहीं पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि गलत क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पॉलिटी के हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक या एंशिएंट क्या है कि क्वेश्चन काफी टफ आते हैं, तो हो सकता है आप टैकल ना कर पाए, लेकिन साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो उसके बाद आप क्या करिए कि जो मैंने किया था उसके थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे मुझे, वो मैंने या तो बुक में डबल टिक कर लिए थे। जैसे मान लीजिए एक ईयर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है आपको 75 क्वेश्चन इजीली आ जाते होंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप डबल टिक करके रखिए कि इनको सेकंड टाइम में रिवाइज करना है। बार बार अब राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंदर है, ये चीज रिवाइज नहीं करनी है, इसमें टाइम खराब होगा। तो बेटर यही है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वो वैसे क्वेश्चंस में फोकस करिए जिन पे जो आपको नहीं आते हैं, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में सिर्फ उनको ही पढ़िए, उनको एलिमिनेट करते जाइए। तो इससे आपका सक्सेसिव रिवीजन का टाइम काफी कम होता जाएगा। अगर मैं बताऊं तो जैसे आई एम ए स्लो राइटर, मतलब मैं थोड़ा धीमे लिखता हूँ मेंस में, तो मैंने क्या कोशिश करी थी कि मुझे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट लिखने हैं। तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए मैंने 40 के अराउंड टेस्ट लिखे। तो मेरा आइडिया ये था कि बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली टेस्ट लिखोगे बिना रिवीजन के तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें फोकस क्या करना है कि जितना मल्टीपल रिवीजन हो उतना बेहतर है। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे 5 आवर्स के अंदर एक सब्जेक्ट, मान लीजिए मुझे GS1 का टेस्ट देना है, तो मैं 5 आवर्स के अंदर उसका रिवीजन कंप्लीट कर लूं। तो इस तरीके से, ऑल्दो इट्स रियली डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो मुझे 50 से 60 घंटे लगते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिवाइज करने में, और वो इट्स बिट यूजुअल। लेकिन बाद में फिर मुझे जो है ग्रेजुअली मैंने क्या किया, उसमें मैं एक्चुअली ऑनलाइन नोट्स भी बनाता था। तो ऑनलाइन नोट्स बनाने का एक फायदा ये है कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, जब भी आपको जरूरत होती है तो आप अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो चीजों को। लेकिन एक नुकसान क्या है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली बनाते हो तो आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि आप लिखते नहीं हो इतना। तो उसके लिए मैंने इंश्योर किया कि आई वुड बी राइटिंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट, तो मुझे ज्यादा टेस्ट लिखने हैं ताकि मेरी राइटिंग स्पीड भी मेंटेन रहे। और मेंस एग्जाम के लिए राइटिंग स्पीड बहुत जरूरी है। और राइटिंग स्पीड, इसके लिए आप कुछ स्पीड राइटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको क्योंकि देखिए 2 चीजें होती हैं एग्जाम में। एक तो आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हैं, जो आप बोलते हैं डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग में आप 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, उसमें आप बहुत अच्छा आंसर लिख लेते हैं। लेकिन एग्जाम को 3 घंटे के अंदर मैनेज करना, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। ज्यादातर एस्पिरेंट वहां पे गलती कर रहे हैं, लिखते हैं डेली आंसर राइटिंग किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या कहीं पर भी, लेकिन इशू क्या है कि वो 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं होता। इवन टॉपर्स का कंप्लीट नहीं होता है। आप मान के चलिए, मुझे तो बहुत दिक्कत आई, मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट हैं जीएस में मार्क्स और ऑप्शनल में भी, बट अगेन ये मैं नहीं कहूंगा कि आई हैड परफेक्ट प्रिपरेशन। अगर मेरे को अभी भी मौका मिलता तो मैं और बढ़िया कर सकता हूं उस पर। तो हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो ये चीज पे फोकस करिए कि आप अपनी थोड़ा स्पीड पे फोकस करिए स्पेशली। और हिंदी माध्यम में मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, उनको थोड़ा अपनी राइटिंग स्किल पे इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं जिनको मैं जानता हूं, तो मैं उनकी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग स्किल में थोड़ा सा मुझे इशूज लगते हैं। तो सीधी सी बात है, जहां पर भी इशू है तो इंप्रूव करना चाहिए। मेरे आंसर जेनेरिक थे तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब मैंने वैल्यू एडिशन करा, और कैसे वैल्यू एडिशन करा, अपने डायग्राम्स बनाए, कुछ चार्ट बनाया, कुछ अगर यूपी का एग्जाम लिख रहे हैं तो आप यूपी स्पेसिफिक डेटा भी रखिए। मान लीजिए आप इकोनॉमी में बता रहे हैं, अगर ग्रोथ रेट का बता रहे हैं तो आप इंडिया की ग्रोथ रेट बता रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक चार्ट रखिए यूपी की ग्रोथ रेट भी। बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। आपको 2-3 डेटा रखने हैं, कंपेरेबल डेटा। फॉर एग्जांपल अगर 5.1 है, अगला 6.1 है, तीसरा 7.1 है, तो एक उन 3 डेटा को आप रखिए, बस एक चार्ट में प्लॉट करिए उसको।
तो आपका जो है आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल हो जाएगा और उससे मार्क्स आने के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो जैसे मेरे तो GS3 में काफी उसका मुझे फायदा मिला है, तो मेरे मार्क्स उसमें काफी सही रहे। तो GS3 में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है या हर एक सेक्शन के लिए आप जनरली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं साइंस एंड टेक का है, तो साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है, तो अगर रिसर्च का आता है तो उसमें आप एक चार्ट बना सकते हो कि इंडिया में पर कैपिटा कितने रिसर्चर्स हैं, इस तरीके का डेटा। तो उसका चार्ट आप बनाएंगे तो ज्यादा वो प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे ज्यादा रिजल्ट आपको दे सकता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो मैंने खुद, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 मेंस लिखे हुए हैं यूपीएससी में, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने लिखे, तो मैंने देखा है कि यूपीएससी का जो इवैल्यूएशन पैटर्न है वो भी कुछ हद तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडिफाई होता जा रहा है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि जैसे आप प्लेन आंसर लिखते थे 2016 2015 के अराउंड, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते थे। इस समय लोग अब नए इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, बार चार्ट बना रहे हैं और इस तरीके की चीजें, डेटा फैक्ट इंट्रोडक्शन में आ रहा है। अगर आप इस तरीके की चीजें करके जाते हैं जिसको कि नोवेल्टी बोलते हैं, आपके आंसर में नया क्या है, व्हाट न्यू आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, क्या नया लेके आ रहे हो। क्यों, अदरवाइज तो आप देखिए सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी को सेम मार्क्स नहीं आ सकते, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर सभी लोग भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने लगेंगे, उसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा कि आपको लिस्ट में आना हो, तो वो कोई आपको किताबों में नहीं सिखा सकता कोई भी, या कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता। वो खुद आपको डेवलप करनी होगी कि आप कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, वो चीज बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट को आपको मोस्टली फोकस करना है कि आपके आंसर में नोवेल्टी कैसे आए। तो इसके बाद जो बेसिक आंसर राइटिंग की अगर थोड़ा सा बात करते हैं, तो आंसर राइटिंग वाले एस्पेक्ट में आपका मेन सभी को हमको पता रहता है कि जैसे स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट होती है, जो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन सिंपल सा है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अगेन बॉडी में सेगमेंटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बॉडी में आंसर को कैसे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हो, मल्टीपल पार्ट में उसको कैसे ब्रेक करते हो। तो अगर मैं बात करूं जीएस का, यूपीपीसीएस का, तो उसमें कुछ कीवर्ड हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं अर्बनाइजेशन पे या वाटर टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया, आप देखिए कि ये पैटर्न है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक पे। तो इन टॉपिक पे आप हमेशा कंटेंट प्रिपेयर करके रखिए। जैसे अगर मान लीजिए सेकुलराइजेशन पे टॉपिक आ गया हुआ है, उसके बाद वहां पर सोसाइटी में रीजनलिज्म टॉपिक है, तो अगली बार चांसेस है कि जो नेक्स्ट वाला टॉपिक अगर कोई बचा हुआ है, तो जो यूपीपीसीएस का सिलेबस आया हुआ है नया वाला, वो 2018 से आया हुआ है, तो अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर में नहीं आए हुए हैं। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो टॉपिक बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो रिपीट होंगे, तो थोड़ा सा उस पर भी स्मार्ट वर्क करके चलिए कि आपको उन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस करना है। जैसे 2021 में सिविल डिफेंस आया नहीं था पहले, अब उस टाइम तक 2021 में, तो फिर 2021 में वो क्वेश्चन आ गया, वो प्रिविल क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज करके उन्हीं पे अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे, तो बहुत हाई चांसेस, अगर आपके मतलब 6-7 क्वेश्चन भी उसमें से हिट हो जाए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव कर देते हैं। और थोड़ा सा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पे भी थोड़ा फोकस करिएगा कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी अच्छी रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपकी कॉपी स्टार्टिंग से ही चेक करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन की क्वालिटी खराब रखेंगे तो फिर बाद में नंबर कम मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा तो अप्रोच ये था कि मुझे स्टार्टिंग के जो है 4 क्वेश्चन 8 नंबर वाले कर लेने, उसके बाद बाकी के जो भी 6 थे वो मैं लास्ट में करता था। फिर उसके बाद जो 12 नंबर के क्वेश्चन हैं 11 to 20 वो मैं करता था। तो ओवरऑल इससे क्या रहता था कि जो पहले के 4 हैं वो अच्छा इंप्रेशन देते हैं, उसको आप अच्छे से टैकल करिए। क्योंकि आप देखिए 20 के 20 क्वेश्चन करना, बहुत अच्छे करना, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो आप मान के चलिए। वो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग स्किल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन रैंडम आ जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज आप उसमें देख करके चलिए। तो ये आंसर राइटिंग का पैटर्न के कंटेक्स्ट में था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बेसिकली अगर यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स की बात है, तो हम लोग थोड़ा सा डिविएट हो गए टॉपिक से, लेकिन अगर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात है तो उस पर हम लोग जो यूपी स्पेशल है उसको इग्नोर मत कीजिए, ये थोड़ा ध्यान रखिए। यूपी स्पेशल वाला जो पार्ट है ना, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और स्पेशली जो यूपी के सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं
उसको आप करके जाइए। यूपी का जो सेंसस है, जो उसमें भी लिमिटेड टर्म्स हैं, बहुत रैंडम क्वेश्चन नहीं है उसमें। या तो वो सेक्स रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, किसका कम है, या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो लिमिटेड टर्म है, दो ही चीजें आती हैं, तो पूछेगा हाईएस्ट या लोएस्ट। तो इस तरीके का सेंसस का क्वेश्चन आप तैयार करके रखिए, इसमें से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। उसके बाद जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो करंट अफेयर का आप जो भी सोर्स रेफर कर रहे हो अपना रेफर कर सकते हो, बट मैंने घटना चक्र की एक ई दृष्टि आती है तो वो मैंने रेफर की थी। तो उसमें से मुझे मतलब उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब के कुछ वीडियोस भी रेफर किए थे कि जो भी जैसे वन लाइनर करंट अफेयर, अब आप देखेंगे कि फैक्चुअल बहुत होता है करंट अफेयर, तो उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप एटलीस्ट एक दो चार जो भी कीवर्ड रहते हैं उनको नोट डाउन करिए, नोट्स जरूर बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स ना कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। और जो भी फैक्ट आप बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको रिवाइज जरूर करिए। जैसे आप ना उसका रिवीजन का टाइम रिड्यूस करिए। जैसे मैंने बोला कि मेंस के टाइम मैंने 5 घंटे में करा एक सब्जेक्ट को, जो कि 50 आवर्स लग रहा था मुझे, तो वैसे ही प्रीलिम्स के टाइम आप उसको रिड्यूस करके और जल्दी कर सकते हैं। आपको जनरली हो सकता है कि आपका दिमाग पिक नहीं कर रहा हो, बट सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग चीजों को पिक कर लेता है, तो उसमें इतना यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट थिंग। तो उसके बाद जो है करंट अफेयर पे आप जो है यूट्यूब के कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। और जो मेंस का करंट अफेयर था यूपी स्पेशल वाला, जो उसके लिए मैंने जो दृष्टि आईएएस की मंथली आती है एक यूपी करंट अफेयर की, वो रेफर करी थी। उसमें मुझे काफी फायदा हुआ था, स्पेशली GS3 के लिए। तो उसमें स्कीम्स वगैरह दी हुई थी, तो उसके अंदर काफी अच्छा कंटेंट दिया था तो वो मैंने वहां से रेफर करा था। जहां तक मेंस के करंट अफेयर की बात करते हैं, तो मेंस के करंट अफेयर के लिए आप हो सकता है आपकी डिफरेंट अप्रोच हो, या आप कोई कंपाइलेशन भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में कंपाइलेशन है, आप उसके साथ स्टिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, जैसे कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आता है तो जनरली वो एकदम से आप अपडेट खुद को करना चाहते हो, तो करंट अफेयर के कंपाइलेशन में रेडी नहीं होता है वो। तो मैं डेली बेसिस पर या जैसे भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फॉर एग्जांपल अग्निवीर है, तो इस टॉपिक पे मुझे अगर कंटेंट चाहिए तो मैं ऑनलाइन सर्च करता था, और मान लीजिए कोई भी आ गया, एक दो इंस्टीट्यूट के आर्टिकल आ गए, तो उस एक आर्टिकल को बेस बना लिया। जैसे दृष्टि का है, में से कोई एक आर्टिकल चूज कर लेता था मैं, तो उसके बाद उसको बेस बना करके उसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशन कर लिया। तो उससे क्या होता है कि वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आप क्या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। अब मान लीजिए अग्निवीर पे कहीं मुझे फिर बाद में मैंने टेस्ट लिखा, मॉडल आंसर में मुझे कुछ कंटेंट मिल गया, जो अपने जो सॉफ्ट नोट्स थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो ऐड कर लेता था। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन पे आप एक्स्ट्रा अटेंशन वहां पर दे सकते हैं करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में। और थोड़ा सा इसमें इथिक्स वगैरह के लिए, इथिक्स के लिए थोड़ा एग्जाम्पल और केस स्टडीज पे एक्स्ट्रा फोकस रखिए। और कुछ ना छोटे आप डायग्राम भी कलेक्ट कर सकते हैं। टॉपर्स की कॉपीज देखिए आप, टॉपर्स की कॉपी जैसे श्रुति शर्मा है 2021 की टॉपर यूपीएससी की, तो उनकी कॉपीज से मुझे काफी फायदा हुआ था। तो उनकी कॉपीज देख सकते हो, वो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से जो भी आप जैसे भी आप टेस्ट लिखें ना, तो आप अगले टेस्ट में पिछले वाला जितना भी पढ़ा हुआ है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो मेनली रिवीजन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसमें जैसे एक बोलते भी हैं कि एक पिक्सल मेथड होता है, कि इनिशियली आपके पिक्सल्स वीक होते हैं, ठीक है ना, आपको एक ब्लर्ड इमेज होती है, लेकिन आप जब सक्सेसिवली रिवाइज करते हैं तो पिक्सल्स का गैप फिल होता जाता है। तो इसी तरीके से आपका फिर कंटेंट एडिशन होता जाता है, तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना बेनिफिट होगा। तो इस चीज पर आप फोकस करिए, मल्टीपल रिवीजन पे। और हर सक्सेसिव रिवीजन में टाइम कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज जो है यहाँ पर पूछा हुआ है कि जैसे स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है प्रिपरेशन में, तो उसको कैसे डील करना है। तो ये तो जो मेरा आइडिया था कि इसमें वन स्टेप एट अ टाइम, कि एक बार में सिर्फ एक चीज पे फोकस करिए। कि अगर मान लीजिए लगता है कई बार कि यार नहीं हो पाएगा, कई बार ऐसा लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अपने पे खुद पे बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। आपके आसपास के लोग भी आप पे हो सकता है बिलीफ ना करें कि यार हो पाएगा कि नहीं इससे, ये सब चीजें। लेकिन इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हो, खुद को कैसे कैरी करते हो। तो अगर इस प्रिपरेशन को 2 वर्ड में समराइज करना है तो बस वो सेल्फ मैनेजमेंट है। अगर आपने ये स्किल सीख ली ना, तो फिर स्टडीज तो अपने आप हो जाएंगी। ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर आपने खुद को मैनेज करना सीख लिया। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है इमोशनल मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कब आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है,
और शेड्यूल वगैरह के बारे में अगर बात करें तो आप मैक्रो शेड्यूल बना सकते हो या माइक्रो शेड्यूल बना सकते हो, कुछ चीज़ें फिक्स कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि 2-3 दिन तक पढ़ लिया फिर उसके बाद गैप आ गया, तो ऐसा मत करिए। अगर जैसे 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करिए 7-8 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़िए। अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ोगे तो आपको 1-1.5 साल में ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप ब्रेक कर देते हो, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे मेरे साथ क्या होता था कि जैसे मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया। अब आप जब इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, वहां पे वैल्यू एडिशन का स्कोप नहीं होता। आप यू टेंड टू रिपीट द सेम मिस्टेक, वही बार बार आप मिस्टेक रिपीट करते हो, तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इतना एफर्ट भी नहीं आप पुट करते हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो मेंस और इंटरव्यू वाली जो टाइम है, इसको आप जनरली उसको हम लोग किल कर देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट अगर आपने 1 साल के टाइम पीरियड में अच्छा हार्डवर्क पुट करा है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क पुट करा है और खुद को मैनेज करके रखा है, कहीं ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं घूमने नहीं गए हुए हैं या ये सब चीज़ें ज़्यादा, मतलब ठीक है आप सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, लेकिन ओवरऑल आइडिया यही है कि आपको एक तरीके से खुद को नंबर ऑफ आवर्स पुट करना है स्टडीज में, और एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स अगर आप पुट कर लेंगे तो यू विल सक्सीड। ये कभी क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य और ऑप्शनल चूज करने का, तो मैं इसमें बताऊंगा कि जो ऑप्शनल चूज करने का है वो उसमें आपका एप्टीट्यूड बहुत मैटर करता है कि आपका कैसा एप्टीट्यूड हो। अगर मैं यूपीएससी में बात करूं तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था यूपीएससी में, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, बट मुझे लगता था, मुझे जो अब फील होता है कि उसमें मेरा ज्योग्राफिकल एप्टीट्यूड था नहीं। तो वो एप्टीट्यूड या तो डेवलप करना होगा या आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका उस टाइप का एप्टीट्यूड है। अगर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं है तो आप मैथ्स में अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए मेमोराइजेशन अच्छा है या तो ह्यूमैनिटीज़ के कुछ ऑप्शनल जो है जो आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्क कर सकते हैं, तो उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बट ये चीज़ डेवलप की जा सकती है। जैसे मेरे को ज्योग्राफी में 197 मार्क्स आए थे यूपीएससी में पहली बार, लेकिन उसके बाद अगले सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में मेरे मार्क्स अच्छे रहे, 270 275 इस रेंज में मार्क्स मेरे रहे हुए हैं यूपीएससी में। तो और यहाँ पर भी यूपी पीसीएस में भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं ज्योग्राफी में। तो बात यह है कि अगर आप एफर्ट पुट करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और उस सब्जेक्ट का एक अपना एप्टीट्यूड है। जैसे ज्योग्राफी में क्या है कि आपको डायग्राम्स पुट करने हैं, स्कॉलर्स के नेम पुट करना है, कनेक्ट करना है टॉपिक्स को, पेपर 1 के टॉपिक को पेपर 2 से कनेक्ट करना है, इस तरीके की चीजें, प्रेजेंटेटिव होना है। अगर ये चीज हो गई आपकी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो जैसे ज्योग्राफी का जैसे GS1 है, तो GS1 में जनरली मेरा स्कोर अच्छा रहता है हमेशा। तो उसका रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 35 to 40% ज्योग्राफी आती है। अगर इतना परसेंटेज उसमें ज्योग्राफी आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पे भी फोकस करने की जरूरत है। इन जनरल मैं जीएस के लिए बता रहा हूँ। तो उससे आपको डायग्राम पुट करिए, मैप वगैरह पुट करिए, बट रैंडम मत पुट करिए। जब आप कभी भी कोई मैप बनाते हो तो इन्फॉर्मेटिव मैप बनाइए, खाली नॉट फॉर द सेकिंग ऑफ ड्राइंग इट, ऐसे कुछ नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो फिर वो एग्जामिनर को भी लगता है कि यार ये तो, क्योंकि आप देखिए कि आपसे पहले वाली सारी कॉपी में हर किसी को पता है कि मैप ड्रॉ करना है, लेकिन आप क्या नया कर रहे हो, ये चीज है। तो आप कुछ ना कुछ रीजनल, या तो रीजनल मैप्स ड्रॉ करिए या उसमें कुछ डेटा पुट करिए, तो इस तरीके से, या पाई चार्ट के थ्रू आप बनाइए। तो कुछ ना कुछ उसमें नोवेल्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो नोवेल्टी बहुत जरूरी है। मतलब अब अगर नेक्स्ट कॉपी आ रही है तो आपकी कॉपी डिफरेंट होनी चाहिए कुछ। तो ये मेरा इसमें पॉइंट है। और ऑप्शनल के लिए तो आपका एप्टीट्यूड मैटर करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर हिंदी में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो आप करिए, और अदरवाइज फिर आप जो भी ऑप्शनल आपको सही लगे वो कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स का है कि शॉर्ट नोट्स में जो मैंने कोशिश करी थी कि अब देखिए आप एक बार में ना सारे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो ओवरवेलम कर लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मतलब आपके वो शॉर्ट नोट्स भी लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे। तो मैं क्या कोशिश करता था कि जैसे कोई मैंने एक मॉडल आंसर पढ़ा, मैंने 20 क्वेश्चंस पढ़े, मैंने एक टेस्ट दिया, 20 क्वेश्चंस पढ़े, तो अब मुझे एक क्वेश्चन है तो उसके मैं सिर्फ 4 कीवर्ड्स नोट करूंगा। अब 4 कीवर्ड में तो मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, तो ऐसे ही आप प्रीलिम्स का भी कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन करिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी अगर आप सब कुछ नोट डाउन करने लगेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा करके। तो 4-4 चीजें करिए, ग्रेजुअली ये सब करिए। तो और नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? नोट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप कोई भी है, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में किसी रिफॉर्मर का कोई रोल है तो आप उसको डिस्कस करते हो, तो हर बार मान लीजिए 2-3 बार क्वेश्चन आ गया और हर बार आप नए पॉइंट लिख रहे हो तो वो तो वेस्ट है टाइम का। तो नए पॉइंट सोचने में ही टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि आपके 4-5 पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, उसको ही हर जगह लिखो और उसको रिवाइज करके रखो। तो मेरे अर्लियर अटेम्प्ट में यही गलती हो रही थी
मेरे पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, और मेरा ज्योग्राफी का स्कोर हमेशा सही रहता है क्योंकि मेरे नोट्स फिक्स थे ज्योग्राफी में। लेकिन जीएस में स्कोर वेरी होता था क्योंकि जीएस में मैं हर बार स्टडी मटेरियल चेंज करता था। तो ये मत गलती करिए, जो भी स्टडी मटेरियल है उस पर रिलाई करिए। अगर आपको लगता है कि मतलब यू विल हैव टू बिलीव कि इट विल वर्क, देन इट विल वर्क फॉर यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी कोई किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने तो इन जनरल अपने साइड से जो मेरे पास क्वेरीज थी वो मैंने बता दी है। हाँ जी, अच्छा, इंटरव्यू के बारे में, जो यूपी पीसीएस का इंटरव्यू था मेरा, वो बिट फैक्चुअल था, तो उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे। बट मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन में मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में सॉरी बोल दिया था। जैसे मेरे को पूछा था कि सॉइल की डेप्थ के कंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछा था, या एक कुशीनगर का एक क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो यूपी स्पेसिफिक थे, तो जो मुझे नहीं आते थे तो मैंने सॉरी बोला था। बट जो फिर मेरे को बोर्ड ने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कि जैसे 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना सही है कि नहीं, वी आर स्टिल प्रोवाइडिंग फूड टू 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे और काफ़ी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि अगर आप फैक्चुअल नहीं भी करो तो ठीक है, जो ओवरऑल आइडिया है कि यू शुड हैव अ साउंड ओपिनियन। अगर ओपिनियन अच्छी है ना आपकी तो फिर आपको नंबर मिलेंगे। ये चीज़ है। मतलब यूपीएससी में तो मेरा सेम एक्सपीरियंस है कि अगर आपको आप दो चीज़ें मैटर करती है। अगर नॉलेज है आपको और नॉलेज के साथ साथ आपकी ओपिनियन साउंड है तो आपको ऊपर वाली रेंज में मार्क्स मिलेगी। नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप बोल नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है। और मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी अच्छी नहीं भी है, तो अगर नॉलेज है तो आप मैनेज कर ले जाएंगे। जैसे मैंने अपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैंने आपको बताऊँ तो मैंने हर एक स्टेज पे फेलियर देखी है। पहले अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरे स्टेज में मेंस नहीं हुआ था, तो उसके बाद सक्सेसिव 3 अटेम्प्ट मेरा इंटरव्यू कॉल आया हुआ है और मैं मार्जिन से मिस हो रहा था। तो मेरे को जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में 3 नंबर से रहा था, तो मुझे लगा था कि यार नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि हम सबकी यही अप्रोच होती है कि तो सिलेक्शन हो जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं है, 3 नंबर से रहा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हुई। तो अभी भी मैंने इस बार वाला भी मेंस लिखा हुआ है। तो ओवरऑल मैंने इसमें ये डिसाइड किया था कि जब तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक मुझे प्रिपरेशन करते रहनी है। तो अभी मेरे जैसे यूपी पीसीएस का था तो एग्जाम, तो उससे पहले भी फॉरेस्ट के एग्जाम था, तो मैं फॉरेस्ट के एग्जाम के लिए लगातार ही पढ़ रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अब जैसे यूपी पीसीएस में मुझे यहाँ पर ये एसडीएम की पोस्ट मिल गई है, तो उससे मेरा सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक ही प्रेफरेंस मेरा बचता है जो मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से मुझे सूट करता है। तो उस कंटेक्स्ट में मेरा तो यही है कि जब तक आप लिस्ट में नाम ना देख लें तब तक आप हार्डवर्क पुट करते रहें। चाहे प्रीलिम्स है, आपको पता होना चाहिए कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। मुझे जनरली होता क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स में नहीं क्लियर करते हो ना तो आप गिव अप कर देते हो। 2-3 अटेम्प्ट के बाद बहुत सारे हम में से लोग गिव अप कर देते हैं जब प्रीलिम्स नहीं होता है। तो उस केस में सबसे पहले तो मैं तो कहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चले, एटलीस्ट प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करके रखें, उसके साथ साथ मेंस करें। ऐसा नहीं तो अगर आप मेंस बहुत अच्छा कर रहे हैं और प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें कोई पॉइंट इतना है नहीं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा एग्जाम का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स और मेंस के बीच भी आप करेंगे, अच्छा हार्डवर्क पुट करेंगे तो वहां से रिजल्ट आता है, ये चीज है। तो उस कंटेक्स्ट में तो यही है कि मेरी जो ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि हार्डवर्क पेज ऑफ, कभी ना कभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ जी, राइट। तो जैसे आपने पूछा है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कितना एक्स्ट्रा करना है। तो मेरा भी सेम ही अप्रोच था, क्योंकि मैं यूपीएससी दे रहा था। तो जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है यूपी पीसीएस का, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसके पीवाईक्यूज को ज़्यादा फोकस करना होगा। यहाँ पे करंट अफेयर, यूपीएससी का करंट अफेयर और यूपी पीसीएस का करंट अफेयर दोनों में डिफरेंस है। जो यहाँ का करंट अफेयर है वो फैक्चुअल है, यूपीएससी का जो करंट अफेयर होता है वो एनालिटिकल होता है। तो एक बार के लिए मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस में कि आप यूपीएससी का अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको निकाल सकते हो, उसका प्रीलिम्स जो है। बट यूपी पीसीएस के लिए आपको हार्डवर्क पुट करना होगा, क्योंकि आपको फैक्ट याद करने होते हैं। राइट, आपको बेनिफिट तो मिलने वाला ही है उस चीज का। देखिए जीएस है और करंट अफेयर, जीएस करंट अफेयर और जो यूपी स्पेशल, उसमें थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है। बाकी आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जीएस में, हाँ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अगर आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत कर लेते हो, दोनों के लिए सेम है, तो आपके चांसेस रहते हैं कि 21 में से 18-19 क्वेश्चन तो इन जनरल सही हो जाते हैं, तो कोई वो इतना इशू नहीं है। लेकिन उसका जो साइंस है वो फैक्चुअल है, स्पेसिफिक है, जो पीसीएस का साइंस जो है। हाँ जी, तो उस कंटेक्स्ट से आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टडी करनी होगी यूपी पीसीएस के लिए, ये है।
मतलब वो यूपीएससी से मैच नहीं करेगा जो मतलब। प्रीलिम्स वाली स्टेज थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपको पढ़ना होगा। पीवाई हर एक एग्जाम की अपनी डिमांड होती है, तो वो प्रीलिम्स के लिए उसको आपको करना पड़ेगा। बाकी मेन सेम है, मेन सेम है, बस यूपी स्पेशल आपको एक्स्ट्रा करना होगा। बाकी आपको इतना उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर लेंगे। हाँ जी। तो जैसे मतलब मैं नेक्स्ट ईयर देना चाहती हूँ, दोनों एग्जाम एक साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे मेरे समझ से ये मुझे लग रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ मैं, तो यूपी पीसीएस का सिलेबस तो थोड़ा ही डिफरेंट है, तो क्वेश्चन भी देखे तो मैच कर रहे थे। तो मुझे यही लग रहा था कि थोड़ा अलग नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। अगर कुछ अलग करना हो तो सर, अगर थोड़ा करंट अफेयर में आपको अलग करना होगा। करंट अफेयर में फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसलिए उसके लिए आपको अलग करना होगा। हाँ जी सर 2-3 सालों से सर जो सीसेट है सर वो काफी टफ आ रहा है, तो सर उसके लिए सर कैसे रणनीति बनाएं सर? सीसेट आप यूपीएससी का पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस का? दोनों का। देखिए यूपी पीसीएस में तो करीब करीब जो 30 क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर सेगमेंट से आते हैं, वो मैं नाम भूल रहा हूँ। वो तो वो अगर आप टैकल कर लेते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। हिंदी के साथ जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी और जो एक दूसरा रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन आता है, मैं एक्चुअली उस सेक्शन का नाम भूल रहा हूँ, वो 25 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पीवाईक्यू से उसका देखिए यूपी के लिए। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आने लगे हुए हैं उसमें सीसेट में, तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन करनी होगी। आप कोशिश करिए कि वीक में एक टेस्ट उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं, या मतलब पहले से प्रिपेयर करके चलिए, उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते। पहले तक आसान था, पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो चुका है, कॉम्प्रिहेंशन भी उसके काफ़ी टफ आ रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो कब आपको मन में ये आया कि हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की, कब स्टार्ट किया? और रही बात दूसरी कि जब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सर, 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस होता है, अरे यार आज थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, तो उस दिन पूरा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है इधर उधर घूमने में। तो ऐसी चीज़ें सर कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो तो मैंने तुरंत बीटेक के बाद से स्टार्ट कर दी थी। और जो आपने डिस्ट्रैक्शन की बात की, डिस्ट्रैक्शन के लिए देखिए मैंने जो सबसे पहले जो वर्ड बोला सेल्फ मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है सब कुछ। वो आप अगर आपने खुद को मैनेज कर लिया ना तो सब कुछ हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन के लिए यू विल हैव टू से नो, ठीक है ना। अपने दोस्तों को अगर कोई बुला रहा है तो उसको मना करना पड़ेगा ठीक है ना। हाँ राइट, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे पिछले 3-4 साल में मैंने कोई मैरिज वगैरह अटेंड नहीं करी है, तो वो डिफिकल्ट होता है, तो बट यू विल हैव टू मैनेज, क्योंकि हर किसी के एस्पिरेशंस, आप देखिए इसी हॉल में अब अगर बात करें तो सक्सेस के चांसेस बहुत लो हैं, 99.999 जहाँ तक आप काउंट करोगे वहाँ तक फेल होंगे लोग, ठीक है ना। कुछ तो आपको एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करने होंगे, तो जो आपके सेक्रीफाइसेज है ना दे काउंट, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं आपके, तो मेरे हिसाब से आपको एक अच्छी रिलेशनशिप हेल्प करेगी, बट अगेन वो आपके लिए आपको कस्टमाइज करना होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए एनसीईआरटी मेरा ऑलमोस्ट हर बार ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। पहली बार में जब मेरा प्रीलिम्स थोड़ा मार्जिन से रुका था, बट ओवरऑल तब भी मुझे एनसीईआरटी ने हेल्प किया था। तो मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी ने तो मुझे बेस प्रोवाइड किया है। जैसे कुछ बात करें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें से तो वर्बेटिम क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कई बार आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके आप देखिए जो उसके अंदर इन्फोग्राफिक्स वगैरह होते हैं एनसीईआरटीज के अंदर, तो वो भी आपका कई बार वहां से क्वेश्चंस पुट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आप करिए, लेकिन कोशिश करिए कि एनसीईआरटी को 30 to 45 डेज के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करिए, कि एक एनसीईआरटी को 7-8 घंटे में कंप्लीट कर लें इस तरीके से। तो जितना जल्दी क्विक करेंगे ना तो उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रीलिम्स क्या है कि आपको विड्थ इंक्रीज करने का है, मतलब ओवरऑल आप कितना ज़्यादा चीज़ों को जानते हो, ऊपर सरफेस में भी जानते हो ना तो आपको हेल्प हो जाएगी अगर सरफेस में भी जानते हो। लेकिन मेंस में डेप्थ चाहिए आपको यू विल हैव टू डिग डीप। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, वैल्यू एडिशन करोगे, जो हम बात कर रहे हैं, अपने खुद से सर्च करोगे चीज़ों को, वो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये चीज़ है यार। यूपीएससी की मेरी प्रिपरेशन ने ही मुझे यूपी पीसीएस में हेल्प किया हुआ है। तो कमी तो मैंने आपको बताया ना, मैंने आंसर राइटिंग, आप ये इस एग्जाम में एक और चीज़ सीख लीजिए कि जब आप सोचते हो ना कि यू आर एन एक्सपर्ट, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फेल होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप सोच लीजिए, ये चीज़ समझ लीजिए। तो यही था गाड़ी, अभी आप देखिए रोड पे भी जो ज़्यादा लोग एक्सीडेंट करते हैं वो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं, ठीक है ना, नौसिखिए लोग नहीं करते। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। तो
मेरा जैसे लास्ट इंटरव्यू था तो उस समय पे मैंने यही सोचा था कि यार अब मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है। मतलब इन जनरल आता, नॉलेज बेस होता है आपको, बट नॉलेज बेस डज नॉट मैटर जब तक वो पेपर पे नहीं आ रहा है। पेपर पे चीज़ें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कितना चीज़ें यहाँ पर जिसकी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी लंबी प्रिपरेशन है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ें आएंगी, लेकिन आप पेपर में पुट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अब 2 पेज के अंदर सारा कंटेंट लिख पा रहे हैं कि नहीं, अगर वो चीज़ कर लेते हैं तो वो बेस्ट होगा। ये चीज़ पे आप फोकस करिए। हेलो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बीटेक किए हुए हैं, आपके बताने से पहले तक हम खुश थे, बट उसके बाद नर्वस फील हुआ हमें। उसके पहले ऐसा लग रहा था आप हमारी तरह सिमिलर एस्पिरेंट रहे होंगे, बट जब बीटेक बताया, अच्छा ऐसा क्या है जो बीटेक करने वालों का रेशियो हम जैसे जनरल ग्रेजुएशन करने वालों के रेशियो से ज़्यादा होता है? ऐसा स्मार्ट या यूनिक क्या होता है आप लोगों में? बस इतना जानना है। ठीक है, आपका ऑर्डर क्वेश्चन जो है सेकंड ऑर्डर में, पहले उन्होंने पूछा था तो उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपके भी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं, सर, ठीक है ना। तो आपका आंसर राइटिंग स्किल के लिए था, तो आंसर राइटिंग स्किल में देखिए प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका बेहतर है। राइट, आप ना जो मॉडल आंसर आते हैं एटलीस्ट उनकी लैंग्वेज कॉपी करने की कोशिश करिए, तो ग्रेजुअली आपका इंप्रूव होगा। हर बार आप मान लीजिए आप पंचायती राज पे क्वेश्चन है या किसी पे भी क्वेश्चन है, तो हर बार आप सक्सेसफुली लिखते हैं ना तो आपके आंसर नेचुरली ग्रो होगा। तो चाहे आप दृष्टि का मॉडल आंसर देख रहे हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का जिसका हिंदी में आता है, तो हर बार आपका आंसर की जो है स्किल वो ग्रो होती जाएगी। ठीक, इंटरव्यू में मेरे से 30 के अराउंड क्वेश्चन किए गए थे और उसमें से मुझे लगता है मैंने 20 to 23 आंसर दिए होंगे। देखिए इंटरव्यू में आपका नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ऑप्शनल, यूपी और इन सब से डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं इनसे क्वेश्चन होते हैं, और जो मेरा बैकग्राउंड था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उससे भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। आपका क्वेश्चन था, राइट, बीटेक का। बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए मैं अब अपने एक एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं बीटेक में था तो जब पहला सेमेस्टर था तो उसमें मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें मान के चलिए कि मेरा ऐसे अगर रैंक निकालना है तो 70-80 के बीच होगा। मेरा 120 का बैच था, उसमें 70-80 के करीब था, लेकिन मैं फाइनल ईयर तक गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट थे। तो उसका मैं रीजन आपको बताऊं तो मैंने ये डिफरेंस नोटिस करा कि एक जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है और जो टॉपर है उसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसके बीच आधे 1 घंटे का डिफरेंस, और वो कंसिस्टेंसी का है। अगर आप रोज आधे 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना तो वो मैटर करता है। जैसे एक रूल भी है कि अगर आप 0.1% आप अगर इंप्रूव करते हो तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 37 टाइम्स बेटर देन व्हाट यू वर अर्लियर। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो बीटेक वाला ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं होते, बट हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग में जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो ऑप्शंस यही रहता है, या तो एमबीबीएस या बीटेक या इस तरीके की चीजें जो भी पढ़ने में अच्छे होते हैं इन जनरल। तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो वो चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वहां से रिजल्ट भी आते हैं। तो ऐसा नहीं, ह्यूमैनिटीज से भी बहुत रिजल्ट आए हुए हैं, हर चीज से रिजल्ट आते हैं। जो भी आप अगर आप एफर्ट पुट करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आएगा ही, उसका आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस और पेशेंस ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको ना हाईज और लोस तो मिलेंगे ही। मान लीजिए अगर आप अभी आपको मेंस आ जाता है तो आपको लगेगा अच्छा मेरा सिलेक्शन होने वाला है, और जनरली जब आप देखेंगे जिन लोगों को भी पहला इंटरव्यू कॉल आता है तो एक तरीके से रिलेटिव और घर वाले यही समझ लेते हैं कि अब तो आईएएस बन गया। ठीक है ना, तो यही जो होता है। लेकिन होता क्या कि अगर जब दोबारा से फेल होते हो तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो खुद को मैनेज करना, वो सब चीज़ें, पेशेंस, परसिवरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है, तो मेरे को जो लगता है कि अगर बात करें तो इट डज नॉट मैटर हाउ मच नॉलेज यू आर हैविंग। ठीक है ना, कितना नॉलेज है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट डज मैटर इज द साइज ऑफ योर हार्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो रातों रात नहीं डेवलप होता, ओवरनाइट नहीं डेवलप होता, वो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ग्रेजुअली डेवलप होती है। तो उस पर आप फोकस करिए कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इन्होंने बोला 2-3 दिन के बाद फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो कोशिश करनी है कि जो है थोड़ा पढ़ना है। मतलब अगर ये आइडिया है कि अगर आपका खराब दिन है तो कोशिश करिए उसको थोड़ा कम खराब बनाएं। ठीक है ना, तो बाय द एंड ऑफ द डे आधा 1 घंटा पढ़ लो। अगर बढ़िया है तो कोशिश करिए थोड़ा और बढ़िया बनाएं उसको। ठीक है ना, 1 घंटा है तो मतलब 10 घंटा है तो 11-12 जितना कर सकते हो। तो ये इस तरीके से कोशिश करिए, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेज एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स।
इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए मुझे जो लगता है मेरे एक्सपीरियंस में ना, मैं यूपीएससी के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी कहूँ तो इतना कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने हर टाइप के लोग देखे हैं, बिना आंसर राइटिंग, बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, बिना एनसीईआरटी पढ़े, हर टाइप के लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। बट एक फॉर्मेट है, उस पर आप चीजें करते हैं तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे। तो कोशिश करिए, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ये चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब वो मुझे आइडिया नहीं, मैं तो इतना नहीं पढ़ पाता था, बट हो सकता है पढ़ते होंगे, बट मेरे को ह्यूमन नहीं लगता। मुझे लगता है कि इतना तो डिमांड भी नहीं है। अगर आप चीजें देखिए, दो टाइप की चीजें, एक चीज है अंडरस्टैंडिंग की और एक मेमोराइजेशन की। दो आपको हर जगह ये चीज, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, इन पे ध्यान रखना ही होगा। मेमोराइजेशन क्या होता है कि आपको ये चीज याद करनी है। अगर आप चीजें याद नहीं करोगे ना तो आप लिख नहीं पाओगे। मान लीजिए अगर कोई, जैसे ज्योग्राफी में है, फिजियोग्राफिक रीजन है, तो वो फिक्स हैं, अगर वो लिखने हैं तो उतने ही होंगे वो, ठीक है ना, उसमें आप वेरिएशन नहीं ला सकते। तो वो मेमोराइजेशन का है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का है। मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ बैलेंस ऑफ पावर पे कुछ करिए, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कुछ कंटेंट लिख सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग वाले में आप जितना मतलब 2-3 बार रिवाइज करो तो हो जाएगा। लेकिन जो मेमोराइजेशन वाला है वहां पर आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत होगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा कंटेंट मेमोराइजेशन वाला है और कौन सा आपका अंडरस्टैंडिंग वाला है। अंडरस्टैंडिंग वाले को ज्यादा बार नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मेमोराइजेशन वाले को ज्यादा बार पढ़ना होगा। सर मैं निशांत शर्मा आपके लिए कुछ 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि सर आपको देखकर अब सफ़र छोटा लगने लगा है, और मैं कहना चाहता हूँ कि चांद तारों का नूर आप पर बरसे, चांद तारों का नूर आप पर बरसे, हर खुशियाँ आप पर बरसे, हर कोई आपसे मुलाकात को तरसे, सर आप मुस्कुराने भी लगे, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत। और गम भी आपकी जिंदगी में आने को तरसे। तो सर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ सर, जैसे कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से किया है। और सर ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण, हिंदी मीडियम होने के कारण मैंने अपना ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रख दिया। जैसा कि बताया जाता है कि ज्योग्राफी में, हिंदी मीडियम में नंबर जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम में गेन हो रहे हैं, हिंदी मीडियम में नहीं हो रहे हैं। सर हिंदी लिटरेचर में भी मेरा इंटरेस्ट था, तो सर मैं ज्योग्राफी के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम में किस तरीके से अच्छा हो सकता है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने 4 शब्द बोले। थैंक यू सर। तो उस कंटेक्स्ट, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ज्योग्राफी का जो आपने बोला, देखिए हिंदी मीडियम का मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट अगर आप यूपीएससी में भी देखें तो ये पूर्वाग्रह हैं वो पहले से ही बने हुए हैं कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता है कि ज्योग्राफी में कम नंबर आते हैं करके। अगर आपने पहले सुना होगा तो यूपीएससी में, यूपी में तो लोग बोलते हैं कि अच्छे आते हैं, लेकिन यूपीएससी में कम नंबर आते हैं। लेकिन मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस था कि ऐसा नहीं है। अगर आप एफर्ट डालते हो तो उसके प्रोपोर्शनेट रिजल्ट आता है। तो कुछ सब्जेक्ट की डिमांड होती है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग लिखते हो तो नंबर आएंगे। तो और आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड उसका जो डेवलप करना होगा, जो सब्जेक्ट का जो मैंने बताया, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके नंबर आने चाहिए। लेकिन उसमें आपको गाइडेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपकी एक स्पेसिफिक चॉइस होगी, क्या इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे खुद से। तो उस कंटेक्स्ट में डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा कि आपको हिंदी साहित्य लेना है या ज्योग्राफी लेना है। सर एक फोबिया और मेरे साथ होता है, जैसे मैं पूरा दिन पढ़ने के बाद जब सोता हूँ तो पूरी चीज़ें जैसे लगता है मैं फिर से पढ़ रहा हूँ सोने के बाद। तो सर इस वजह से मुझे नींद में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। सोने के बाद भी सर जैसे क्लासेस जो 3 घंटे यहाँ चलती हैं, तो सोने के बाद भी वो क्लासेस मेरी चलती रहती हैं। देखिए ये जो है, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो जब चाहे नींद आ जाती है, तो मेरे को कोई ऐसा इशू आता नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं लेता। हो सकता है रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि रिजल्ट क्या रहेगा, मेरे को अच्छा करना है, या ज्योग्राफी खराब हो जाएगा या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें। तो आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। सुख दुखे समय कर्तव्य लाभा अलाभो जया अजयो। तो कोशिश करिए, इक्वानिमिटी मेंटेन करने की कोशिश करें। सर प्रणाम, मैं दीपक यादव। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे 24 में अटेम्प्ट देना है, या कुछ लोग 1.5 साल के बैक लेकर चलते हैं, 1.5 साल में कोई एग्जाम देना है, और फिर लड़कों को सारी चीज़ें रिवीजन भी करनी रहती है। उस संदर्भ में सर हम कैसा अपना टाइम टेबल बनाए जिससे कि हमारा ऑप्शनल, सीसेट और पूरा मेरा जीएस का पोर्शन कंप्लीट के साथ साथ रिवीजन भी हो, और मैं सही से टाइम भी दे पाऊँ उसके साथ, और मेरा कंप्लीट भी हो जाए सही शेड्यूल के साथ मेरा 24 तक, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं।
कब सीसेट मेरा कंप्लीट हो, कब मेरा ऑप्शनल कंप्लीट हो, कितने समय मेरा जीएस कंप्लीट हो, और जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर सर कितने पहले समय तक पूछता है, कितना समय कवर करता है सर? देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो अगर आप रिलाई कर रहे हैं किसी चीज़ पर, जैसे मान लीजिए कोचिंग पे रिलाई कर रहे हैं तो पूरा करिए, ठीक है ना। मतलब इस एग्जाम के एक और लर्निंग मैं बताता हूँ कि परफेक्शन के लिए मत जाइए, ठीक है ना, कंप्लीशन के लिए की कोशिश करिए। मैं वो रिवीजन के कंटेक्स्ट में भी कहना चाहता हूँ। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि एक ही बार में सारा का सारा याद कर लूँ, ठीक है ना, ये तो किसी को एक बार में याद नहीं होता, तो उसमें कोशिश करिए कि एक बार कंप्लीट करिए, कंप्लीशन की फीलिंग ले आएंगे तो अच्छा रहेगा वो, ठीक है ना। परफेक्शन के लिए मत जाइए। तो इसमें ही अगर आप किसी एक चीज़ पे रिलाई कर रहे हो तो उस पर भरोसा रखिए कि वो काम करेगी। और इसके साथ साथ जो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था आपका? करंट अफेयर सर कितना? करंट अफेयर के लिए देखिए 1-1.5 साल का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है। आप 1 साल का भी करोगे तो मुझे लगता है कि वो आपका उससे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ऑल्दो कभी कभी क्या होता है कि 2 साल से आ जाता है, लेकिन इतने क्वेश्चंस के आप इतना करंट अफेयर के पीछे भाग करके खुद का टाइम वेस्ट करेंगे, तो टाइम वेस्ट मत करिए। तो जो इजी पिकिंग्स है ना उन पे फोकस करिए, जहां से आप आसानी से नंबर बटोर सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना आपको कट ऑफ भी जो भी देखिए तो आपको 200 में से 200 तो लाना नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस तो आप स्कोप रखिए कि छोड़ने के। तो उस कंटेक्स्ट में आप 1 साल का करंट अफेयर करके चलिए, बाकी सेक्शंस स्ट्रॉन्ग करिए, पीवाईक्यूज स्ट्रॉन्ग करिए, और जो बेसिक जीएस का स्टैटिक है उस पर फोकस करिए। ज़्यादा आप करंट के पीछे भागेंगे तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि करने को बहुत कुछ है। तो मेंस का आप इससे अच्छा ज़्यादा फोकस करिए, वो आपको रिमनरेटिव होगा। प्रीलिम्स में आप कितने भी मार्क्स लें उससे कोई मैटर नहीं करता, मेंस ज़्यादा मैटर करता है। तो यही अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। जैसा कि आपको देखकर हमको ये कॉन्फिडेंस होने लगा कि इस एग्ज़ाम में सफलता पाया जा सकता है, और इसके संदर्भ में 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ बताइए। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, मगर एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। तो इसी संदर्भ में था। और मेरा एक क्वेश्चन था, आंसर राइटिंग करते समय वर्ड्स लिमिट्स को मतलब कैसे ध्यान में रखा जाए। ये वर्ड्स लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, 2-2 पेज के आंसर 2.5-2.5 पेज में होते हैं, इसको कैसे हम मतलब मिनिमाइज करें जी। सबसे पहले धन्यवाद आपका। और जो आपने वर्ड लिमिट के लिए कहा है, तो वर्ड लिमिट में देखिए यूपीएससी में 50 पेजेस की कॉपी होती है, तो उसमें 10 मार्क में 2 पेज होते हैं और 15 मार्कर में 3 पेज होते हैं, ये फिक्स होता है। तो वैसे ही यूपी पीसीएस में भी जो पिछली कॉपीज थी जीएस की, तो उसमें 8 मार्कर्स में 2 पेजेस थे और 12 मार्कर्स में 3 पेजेस थे। तो उसकी जो डिमांड है कोशिश करिए कि वो डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करिए। 30-40 मतलब 20-30 वर्ड ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना है कि आपकी जो फॉन्ट कितना बड़ा है, ठीक है ना, फॉन्ट का साइज देखिए थोड़ा सा। अगर जैसे यूपीएससी में मैं अगर बात करूं तो 4000 वर्ड लिखना बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप अपने वर्ड काउंट करिए ना तो मुझे नहीं लगता कि आप 4000 वर्ड लिखते होंगे। अगर उसका टोटल देखिए जो यूपीएससी में 150 इंटू 10 प्लस 250 इंटू 10 जो होता है, टोटल 4000 वर्ड होते हैं। अगर आप उतना लिख पाते हो तो आप फिर टॉपर्स की रेंज में हो। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मतलब हो सकता है कुछ हो, लेकिन अगर आप लिख पा रहे हैं उतना तो आप डेफिनेटली टॉपर्स की रेंज में हो। तो वो जो मैं स्पीड राइटिंग की बात कर रहा था वो उसी कंटेक्स्ट में थी कि वर्ड लिमिट थोड़ा बहुत ब्रीच कर जाएगी, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अगर आप सभी क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर हैंडल कर रहे हो और 4000 वर्ड्स लिख रहे हो उसमें, तो वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वो अगर आप कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ये चीज़ है, क्वेश्चन की डिमांड को अगर आप एड्रेस कर दें उसके साथ साथ, ये चीज़ है। देखिए ये तो आपके प्रैक्टिस के साथ आएगा। अगर आपके नोट्स आप नोट्स बार बार पढ़ रहे हो ना, तो नोट्स में एक प्रायोरिटी में ही पॉइंट्स अरेंज होते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है आपके नोट्स अरेंज ना हो, तो आपको बाद में ध्यान आ रहा है, तो रिवीजन की कमी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली मत करिए। मान लीजिए बाद में भी पॉइंट याद आ जाए तो कोशिश करिए कि उसको कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में किस तरीके से घुसाना है उस पॉइंट को, तो वो स्किल भी डेवलप करिए। मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, आपको लगता था, तो कंक्लूजन में डालिए या वे फॉरवर्ड में डालिए उसको, और थोड़ा सा कि उसको पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करते हुए उसको मिक्स करिए उसके साथ। ये चीज कर सकते हैं आप, या एक बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए कॉर्नर पे, तो इस तरीके से। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, तो इन जनरल यस। Hello, sir. Sir, switching from science background to completely arts, what extra efforts, according to you, we should put? Like if I talk about myself, so I am completely from science background, and when I am studying geography, so somewhere the base is missing. So it's been just 1 month I am attending classes. Somewhere the morale is a bit down. So if you could just
give some tips. राइट, तो ये आपने साइंस बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में बोला है कि जो भी जिनका भी साइंस बैकग्राउंड है उसके बाद जो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल इफ दे आर टेकिंग, तो इन दैट केस व्हाट दे शुड डू। तो ये जनरली होगा ही, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के जो पेपर हैं उनकी डिमांड थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप ज्योग्राफी में लिख रहे हैं तो इन जनरल आप ज़्यादा पॉइंट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते उसमें, जो पैराग्राफ फॉर्म में यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें करेंगे, उसके साथ डायग्राम पुट करना, तो वो आप जो एप्टीट्यूड है ना वो चीज़ वो लर्न करनी होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे जीएस में आप ज़्यादा पॉइंट में लिखोगे तो इट विल बी मोर रिमनरेटिव, लेकिन ज्योग्राफी या कोई भी दूसरे ऑप्शनल के लिए पैराग्राफ फॉर्म में और पर्टिकुलर कुछ ऑल्दो आपको मल्टीपल हेडिंग्स के अंदर आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप डेवलप करिए। और बट देखिए, एक मंथ तो अभी आपने स्टार्ट करा है, तो एक मंथ में तो चीज़ें इस तरीके से ही आपको टॉपसी टॉवी या हेजी लगेंगी ही, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए किसी भी चीज़ के साथ, तो थिंग्स विल वर्क आउट। So means कि we should start studying NCERT, उस बेस को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं से मतलब स्टार्ट करना शुरू करें, तब यहाँ पे सर को मतलब फॉलो कर पाएंगे प्रॉपरली। हाँ, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर देख लें, क्योंकि एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी में भी ज्योग्राफी हो सकता है आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आए, क्योंकि उसकी थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं एनसीईआरटी के, स्पेशली 11th-12th वाली जो एनसीईआरटी है। तो उस कंटेक्स्ट में आप जो उसके बेसिक्स है ना, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में सर्च करके जो ज्योग्राफी के बेसिक्स है उन पे आप थोड़ा वर्क कर सकते हो, और फिर जो अगर सर ने नोट्स दिए हुए हैं तो उनको रेफर कर सकते हो। लेकिन आइडिया यही है कि एक बेस नोट्स रखिए, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करिए, एंड उसके सर, ऊपर अकॉर्डिंग एक्सपेंड टू करिए। यू हाउ मच रोट लर्निंग इज इम्पोर्टेंट? लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके खुद से आंसर फ्रेम करके लिखना ज़्यादा बेटर है, और या फिर एक प्रॉपर अच्छी रोट लर्निंग भी की भी हैबिट होनी चाहिए? देखिए, स्टेजेस हैं, कुछ ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेरे को लगता है कि ज्योग्राफी में ना आपको अंडरस्टैंडिंग के बाद जो नेक्स्ट वाली नॉट जस्ट अबाउट ज्योग्राफी सर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स। रोट लर्निंग का कितना इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? मेमोराइजेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे हैं मेमोराइजेशन पे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इट्स अ लास्ट क्वेश्चन सर, इज इट अ मिथ कि जो भी ऑप्शनल हम चूज करें दैट शुड बी फ्रॉम जीएस ओनली, या इट शुड बी लाइक इंटरेस्ट लेवल के ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है हमारे? आपके मेनली तो मतलब इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि जीएस से उसमें बेनिफिट होता है, अगर उठाएं तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ता लाइक टाइप। तो अगर हम अलग से कोई सब्जेक्ट उठाते हैं तो क्या कहीं लैग करेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा उसमें? ऐसा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी लिटरेचर करते हो या इस तरीके कोई ऑप्शनल करते हो जिनका कि जीएस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जी। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। हो सकता है वो ऑप्शनल कम टाइम भी ले। जैसे मेरे केस में था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए नहीं लिया था कि मुझे उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा था, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मुझे लगा था कि ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन ओवरलैप करता है, तो बट अगेन वही है, वो मेरी एक तरीके से स्टार्टिंग में मिस्टेक थी, क्योंकि उस समय मेरा ज्योग्राफिकल एप्टीट्यूड नहीं था, तो वो मुझे एप्टीट्यूड डेवलप करने में टाइम लगा, मुझे मेरे नंबर इसलिए नहीं आए। तो वो चीज़ आपको खुद को पता होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सूट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑप्शनल सूट कर जाए आपको। थैंक यू सो मच सर। सर, अगर जैसे एक क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से पीटी रुक रहा है तो स्ट्रेटजी चेंज करने की आवश्यकता है? जैसे अभी परसों बीपीएससी का वो आया है, प्री का रिजल्ट, एक क्वेश्चन से मेरा रुक गया। यूपीपीसीएस 4 क्वेश्चन से रुका है पीटी, तो कई सीनियर बोल रहे हैं तो अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दो पूरी तरीके से। तो चेंज करना अभी सही है कि या फिर ऐसे पढ़ते रहे जैसे पढ़ रहे हैं अभी भी? देखिए, आप इतने मार्जिन में हैं, तो इसमें मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा कि आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, तो 1-2 सेगमेंट पे थोड़ा वर्क कर लीजिए। मान लीजिए करंट अफेयर पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करिए कि कितने करंट अफेयर के पेपर में क्वेश्चन थे और कितने आपके गलत हुए, तो उस पर वर्क करिए। पूरी स्ट्रेटजी मत मॉडिफाई करिए, आप तो बहुत पास हैं उसके। तो 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं, अगर मिस हो गया तो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। 3-4 ऊपर भी आ सकते थे, 3-4 नीचे भी आ जाते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीजें होती हैं। तो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना इज नॉट एडवाइजेबल। मतलब अपनी कमी देखे उसके बाद वही सुधार करे, वही सेगमेंट जहाँ पे कमजोरियां दिख रही है। राइट, अपनी Okay, sir, जो thank भी you, sir. मिस्टेक्स हैं उनको करिए आइडेंटिफाई। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, सर आपने बोला कि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी था। सर, एक बिगिनर के लिए मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और क्या एनसीईआरटी का रोल होता है, सर बताइए। देखिए, एनसीईआरटी का मैंने पहले भी बताया कि मेरे में तो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी थी। लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल को अगर आप स्टार्टिंग से करना है, सिलेबस के टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शंस में डिफरेंट डील करना होगा। जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है। तो जैसे यूपीपीसीएस के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, तो
PYQs को देखिए आप। यूपीएससी के लिए हाँ, यूपीएससी के लिए भी आप देखिए, जो सर्टेन क्वेश्चंस हैं रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोनों ही एग्जाम में, यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। तो या तो अल्टरनेट ईयर में कुछ कुछ कीवर्ड रिपीट हो जाते हैं उसमें, तो पीवाईक्यूज आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगने वाला है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने कई बार मेंस क्वालिफाई किया है, तो सर क्या यूपीएससी के सारे सिलेबस को पढ़ना जरूरी है? जैसे कि सर हिस्ट्री में 3-4 साल को जैसे ट्रेंड को देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस या वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी में देखें तो नागरिकता वगैरह ये सारे टॉपिक नहीं पूछे जा रहे हैं, क्या सर इनको छोड़ सकते हैं? देखिए, छोड़ के कुछ मत जाइए, छोड़ के जाएंगे तो आप मान लीजिए आ गया तो आप डिसएडवांटेज पे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आप करके उसमें कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए अपना। एक बेसिक कंटेंट होना चाहिए हर एक टॉपिक पे। सिलेबस के सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है और उन पे थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, जो अपना रख लीजिए 1-2 पेज का नोट्स अगर है तो, पॉसिबल है तो। उसके बाद थोड़ा शॉर्ट नोट्स थर्ड स्टेज पे, स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स मत बनाइएगा, बाद में थर्ड स्टेजेस पे आप शॉर्ट नोट्स पे बना सकते हैं, बाद में उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, वो छोटे छोटे नोट्स जो भी हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा और था सर, अधिकांश लोगों का सर प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है सर, तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए सर? प्रीलिम्स के लिए तो मैं ऑलरेडी वही बता चुका हूँ, 4 चीज़ों पे जो फोकस करना है। यूपी का अगर है तो यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जीएस और पीवाईक्यूज, इन पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा आपको। ओके सर, धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी अप्रोच मतलब फॉलो करें ताकि इन डेप्थ एनालिसिस किया जा सके? किस चीज़ का एनालिसिस? टेस्ट का? ऐसे देखिए, यूपी पीसीएस में ऐसे में 3 सेक्शंस हैं, तो उसमें आप देखिए जो एक सेक्शन है उसमें लिटरेचर, पॉलिटी और इस तरीके के सोशल इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरे सेक्शन में इकोनॉमिक्स है, तीसरे में इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, ये सब टॉपिक हैं। तो वो जो 3 सेगमेंट है ना, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 9 टॉपिक हैं वो। उन 9 टॉपिक पे अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिपीटेड कंटेंट आपको मिलेगा, तो उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वो हो सकता है आपने मिस किया हो, लिटरेचर या थोड़ा बहुत तो कभी कभी कल्चर में भी आ जाता है यूपीएससी के लिए, तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक करना है तो वो जो 9 टॉपिक हैं उन पे आप कमांड रखिए, और उन पे आप कमांड रख लेंगे तो इन जनरल आप डील कर लेंगे। और ऐसे में थोड़ा सा स्पेसिफिक ये है कि उसमें एग्जाम्पल्स, कोट्स, डेटा, ये सब आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे में आपका फ्लो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वो इशू हो सकता है। फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे के कंटेक्स्ट में। और फिलोसफिकल एसेज जो आ रहे हैं, तो फिलोसफिकल एसेज में जैसे कोड बेस्ड ऐसे आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा टैकल करना सीखिए। यूपीएससी में फिलोसफिकल एसेज जनरली एक पर्टिकुलर थीम पे हैं, तो जो मेरा एनालिसिस था कि वो एक पर्टिकुलर थीम है उनकी। जैसे ओवरऑल आई आइडेंटिफाइड सम ऑफ द टॉपिक्स लाइक कि अगर आप हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इस टॉपिक पर आपके पास 6-7 पेज का कंटेंट है, तो आप इस चीज़ को आसानी से जितने भी फिलोसफिकल ऐसे आए हुए हैं ऑलमोस्ट कुछ को छोड़ करके उनको सबको आप डील कर सकते हो। तो आप कोशिश करिए कि जो है हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, इस टॉपिक पर आप 6-7 पेज का कंटेंट रखिए, तो आप फिलोसफिकल एसेज को वहाँ से आप उस कंटेंट को आप बहुत जगह पे यूज़ कर पाएंगे। जैसे व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल मे नॉट बी गुड फॉर सोसाइटी, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और जीएस और ऑप्शनल में कितना अंतर है, बिना कोचिंग के ऑप्शनल को तैयार करा जा सकता है? देखिए, इसमें जो मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा ये कि बिना कोचिंग के ऑप्शनल को तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा करेक्ट करनी होगी, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी, टेस्ट लिखने होंगे, ये सब चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर रहेगा इसमें। सर हेलो, एक्चुअली सर मेरा डाउट है सर कि करंट अफेयर्स मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ सर, न्यूज़पेपर, और सर द हिंदू और दृष्टि की वेबसाइट और यूट्यूब में भी सर फॉलो कर रहा हूँ सर दृष्टि की वेबसाइट को। सर एक्चुअली सर नोट्स क्या बनाना ज़रूरी है क्या सर करंट अफेयर्स के सर द हिंदू के, क्योंकि सर टाइम टेक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है सर, तो क्या सर इसके लिए फॉलो करते हैं सर थोड़ा सा आप? देखिए, मेरा जो आइडिया है, मैं जनरली न्यूज़पेपर फॉलो रेगुलरली नहीं करता था, तो मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये था कि जिस चीज़ को भी 2-3 बार नहीं पढ़ सको ना, उसको पहली बार भी नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें टाइम खराब होता है। जब आप रिवाइज ही नहीं कर सको तो उसको पढ़ के क्या फ़ायदा है? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो नोट्स ज़रूर बना लो, अगर पढ़ रहे हो तो। अदरवाइज एटलीस्ट मेंस एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि जैसे जो कंपाइलेशन होते हैं, या जैसे दृष्टि का हो गया या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट का है, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे सोर्सेज रेफर करे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी। जैसे वो द हिंदू से बना रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस से बना रहे हैं, जितना भी इकोनॉमिक टाइम्स से बना रहे हैं, सारे सोर्सेज उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से क्रक्स है। ऑल्दो आपका जो
न्यूज़पेपर की नॉलेज है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगी आपको इंटरव्यू के स्टेज पर, लेकिन उसमें तो आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर का रोल बहुत लिमिटेड है, तो उस हिसाब से आप देख के चलिए। लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं आप नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप 3 घंटे का वीडियो दोबारा नहीं देखेंगे ना, ये चीज़ है। और अगर आप देख रहे हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, तो नोट्स जरूर बना लें। जिस चीज़ को भी 1-2 बार से ज़्यादा रिवाइज कर सके उसके नोट्स जरूर बना, मतलब उसको पढ़े ही मत पहली बार, तो ये तो आपको ग्रेजुअली डेवलप करना होगा, धीरे धीरे। स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम आती है, बट आप जब रेगुलर उसको पढ़ेंगे तो इतना इशू आएगा नहीं हिंदू में। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल सा है। यहाँ पे हम सब स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं और अभी सक्सीड फेज़ में आने के लिए अभी हम सब में बहुत वक्त है, और आप भी यहाँ से वहाँ पहुँचे। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या डिफरेंसेस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल, स्टेप्स, एक्शंस, कितने डिफरेंस हो जाते हैं सर यहाँ से वहाँ आने के बाद? क्योंकि अभी तो सर हमें टाइम है, हम उसे फील करें और उस लाइफ को जिए, तो सर बहुत टाइम है, तो सर ये थोड़ा सा शेयर करा दीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये प्रिपरेशन वाला फेज है, ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट फेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हो, एक्सपेक्टेशंस और सारी चीज़ें जो भी हैं, खुद की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट की एक्सपेक्टेशन और सोसाइटी, ये सब चीज़ें, मैरिटल प्रेशर, वो सब जो भी अपना है, कोई शादीशुदा है तो मैरिज वगैरह का प्रेशर, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये जनरल है, हम सभी के साथ हैं। और अगर आप फिर मल्टीपल टाइम्स फेल होते हो एग्जाम में, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया है, तो फिर और भी ज़्यादा इशू हो जाते हैं। तो मैंने तो इसको यही लिया था कि ये लर्निंग है, ऐसा फेज अगर आप एक बार सफल हो जाते हो तो फिर ये फेज नहीं आता है। तो ये लाइफ में भी हमेशा अलग अलग फेजेस होते हैं। देखिए हो सकता है आप बचपन में बहुत अच्छा करते होंगे, लेकिन आप अगली फेज में अच्छा नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, ये चीज़ है। तो लाइफ में हर जगह आपको अच्छा करना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा। स्टेगनेंट रहना सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहिए। तो सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हैं, जिस तरीके का जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है हमारा, वो आपका देखने का चेंज हो जाता है, तो वो तो है। बट जो प्रिपरेशन वाली फेज है, वो स्ट्रगल वाली फेज, वो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट लर्निंग आई वुड से। वहीं से आप सीखते हो, वही आपके कैरेक्टर को डेवलप करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मेरा आइडिया है कि एक पर्टिकुलर सोर्स पे रिलाई करिए। और ऑनलाइन वाले पे भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऑनलाइन मीडियम को भी रेफर करने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक, तो मैंने कोशिश करी थी कि जितना भी मुझे वैल्यू एडिशन करना है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वैल्यू एडिशन कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करना है उस पर। तो क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर सोर्स रेफर कर रहे हो किसी भी टॉपिक के लिए, तो जब आप वो सोर्स एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद फिर आप नेविगेट कर जाते हो, अच्छा ये दूसरे वाले के लिए भी कुछ उस पर भी नोट्स तैयार कर लिए जाएं, तो ऐसे टाइम बहुत ख़राब हो जाता है और रिवाइज नहीं कर पाते हो। तो उसी कंटेक्स्ट में ये है कि आप सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखिए। योजना कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है नोट्स अगर आप बना लें तो बेहतर है, बट अगेन आपको सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग जाना है। आप योजना और कुरुक्षेत्र के अगर फेडरलिज्म का कोई टॉपिक आ रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दी है आपने, तो वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जितना पहले से आपके पास नोट्स होंगे वो सफिशिएंट होंगे आपके लिए, और उसको प्रिपेयर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर क्वेश्चन भी आ जाता है, फिस्कल फेडरलिज्म आ जाता है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म आ जाता है, कुछ भी टॉपिक आ जाता है, तो आपके पास ऑलरेडी उसके नोट्स होंगे। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डिफरेंट सोर्सेज के लिए। घटना चक्र मैंने रेफर करी थी जो PYQs हैं उसके लिए, और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। और जो करंट अफेयर आती है ई दृष्टि की, घटना चक्र की, उससे मुझे बेनिफिट हुआ था। तो अच्छा, मैंने साइंस का घटना चक्र रेफर किया था क्योंकि साइंस में फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया था उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो रेफर किया था। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र मैंने रेफर किया था। और ज्योग्राफी के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेक और स्ट्रेट या इस तरीके के, कोई कौन सा प्लेस कौन सी कंट्री में है, इस टाइप के क्वेश्चन, उसके लिए मैंने घटना चक्र रेफर किया था। ये हटाइए कुछ भी मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों चीज़ें ही। तो यूपी स्पेशल आपने शायद मेंशन नहीं किया, यूपी स्पेशल भी बहुत ज़रूरी है, उसके भी आप ध्यान रखिए। बाकी देखिए वो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। कुछ यूपीएससी में जैसे लोग होते हैं तो वो 2 महीने में भी फैक्चुअल वाला अच्छे से याद कर लेते हैं। जैसे मैंने 45 डेज दिया था जो यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के लिए, मतलब यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन करंट अफेयर में क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेमोराइजेशन करना होता है, याद करना होता है। तो उसके लिए स्पेस लर्निंग चाहिए। टाइम जब आप स्पेस पैटर्न पे आप लर्निंग करेंगे ना, तभी आपको याद होगा। एक दिन में सारी चीज़ें, आप इतने नए नए नाम होते हैं, वो चीज़ें याद नहीं कर सकते। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला चीज़ है कि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उसको, उतना बेहतर होगा वो चीज़। दृष्टि का जो करंट अफेयर के लिए आता है,
यूपी स्पेशल दृष्टि का प्रीलिम्स के लिए मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेंस के लिए था वो मैंने पढ़ा था। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने यूपी स्पेशल में घटना चक्र का पढ़ा था। अब आप देखिए यही जो बात है वो ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है ना। अब आप लेके चल रहे हैं कि आपके पास 1 साल का टाइम है और उसमें आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे, तो कोशिश करनी है कि अगर आपके पास 3 महीने का भी टाइम है, ठीक है ना, तो उसमें कैसे आपको अच्छा परफॉर्म करना है। मेरा आइडिया ये रहता था कि मान लीजिए मुझे परसों को एग्जाम देना है, तो मुझे किस तरीके से लिखना होगा ये, या किस तरीके से मुझे स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो आपको अटेम्प्ट स्किप करना तो अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप इतने अभी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में हैं, तो वो मत रखिए। तो कोशिश करिए कि उतने कम टाइम में कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको सिलेक्शन हो जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लगभग सारे जो भी टॉपिक्स हैं, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, तो उसमें जो कोर एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए PYQ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से हाई यील्ड एरिया क्या है, उन पे फोकस करिए। एटलीस्ट वो तो आप कर लेंगे तो आप एवरेज स्कोर आ जाएगा, ये चीज़ आप फोकस करिए। बट स्किप मेरे हिसाब से मत करिए, क्योंकि देखिए 1 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और उसमें आपको पता भी नहीं कि आप फिर दोबारा से वही मोमेंटम गेन कर पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और एक और चीज़ मैं जो सीनियर एस्पिरेंट के लिए कहना चाहूँगा, जो भी ऊपर वाले अटेम्प्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जनरली हम स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म होता है, लेकिन बाद के अटेम्प्ट में इंथुजियाज्म हमारा कम होता जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपने ना, जैसे आप स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में पढ़ रहे थे, वैसे आपने 3rd और 4th अटेम्प्ट में अपना पढ़ लिया, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये बस ध्यान रखिए, उतना आपको हार्डवर्क चाहिए, उतना ही इंथुजियाज्म चाहिए जितना कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो स्टूडेंट है वो कर रहा है। तो बीच में गिव अप नहीं करना है, कंप्लीशन पे आप छोड़िए उसको जहाँ तक भी हो सकता है। देखिए जो लॉन्ग नोट्स है ना, वो जो सर ने दिए हुए हैं, वो कंटेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खाली सिर्फ कीवर्ड लिखोगे तो कई बार 2-3 महीने, मतलब मान लीजिए आप 15 दिन के बाद आपने रिवाइज करा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस कंटेक्स्ट में वो चीज़ कही है, ठीक है ना। तो वो लॉन्ग नोट्स को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए छोटे छोटे कीवर्ड पे, बट लॉन्ग नोट्स को भी एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ को। एक क्वेरी है कि GS के साथ पहले CSET करें या ऑप्शनल। इसमें GS के साथ आप CSET करें और थोड़ा सा ऑप्शनल पे भी फोकस करते रहें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अलग अलग करेंगे तो जब जैसे ऑप्शनल आप करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो फिर आपको के लिए नॉलेज गेन करने में दिक्कत हो जाएगी। ये भी अगेन वही है, ऑप्शनल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लग जाता है। ये चीज़ है, आप 3-4 महीने तो चाहिए ही चाहिए किसी भी ऑप्शनल को अच्छे से समझने में। और जो मेमोराइजेशन वाला जो बताया, इवन अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल है ना, तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें मेमोराइजेशन पे जो काम करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो है आपका। तो उसके लिए टाइम चाहिए, जितना ज़्यादा स्पेस्ड लर्निंग होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पहले से प्रीलिम्स पे फोकस करें। तो जैसे मेरा था, मैं 45 डेज पहले करता था फोकस प्रीलिम्स पे, और इसके लिए UPSC के लिए 2 महीने पहले। बट इन जनरल जो जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट जरूर लिखें, स्टार्टिंग से ही आप टेस्ट लिखना स्टार्ट करें। मतलब ऐसे टारगेट कर सकते हैं कि वीक में 1 टेस्ट का स्टार्टिंग से ही, मान लीजिए अभी 1 साल बाद एग्जाम है तो अभी से आप टेस्ट लिखिए, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है। मतलब सिर्फ 2 महीने पढ़ के आप प्रीलिम्स क्लियर करना, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी आपकी, ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। So it was really last few words I would like to say कि it was really awesome। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना नाइस ऑडियंस मुझे मिलेगी। मतलब बहुत ही शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।